नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वसूली गैंग पर सख्त आरबीआई। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद रिजर्व बैंक ने बड़ा आदेश जारी किया है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके वित्तीय संस्थाओं को आदेश दिया है कि वो अपने रिकवरी एजेंट से सभी नियमों का पालन कराएं। साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने की घटनाएं रोकने के लिए भी कहा है। आरबीआई ने साफ किया है कि निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं और किसी भी हाल में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक रिकवरी कॉल ना की जाए। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आरबीआई ने गाइडलाइन के जरिए रखी हैं, गाइडलाइन के जरिए जो वित्तीय संस्थान हैं उनको बताई हैं। हालांकि क्या है गाइडलाइन की पूरी बातें, सबसे पहले समझते हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी से और उसके बाद हम इस पर करेंगे एक अहम चर्चा, एक गहन चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं एकता सूरी के पास। बताइए एकता, क्या है गाइडलाइंस आरबीआई की, क्या कुछ कहा है आरबीआई ने? जी बिल्कुल दीपक, जी बिजनेस की ही मुहिम थी। हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी ऑपरेशन हफ्ता वसूली के ज़रिए। इस ऑपरेशन हफ्ता वसूली में हमने साफ ये जो लोन देने वाली कंपनीज़ है और इनके रिकवरी एजेंट्स हैं, ये किस तरह से लोगों को हैरास करते हैं लोन वापस पाने के लिए, ये मुद्दा हमने सबसे पहले उठाया था और इसका असर देखने को मिल रहा है आरबीआई के सर्कुलर में। इस सर्कुलर में साफ कहा है कि अगर आपकी कंपनी लोगों को लोन देती है तो वो इंश्योर करे कि आपके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो नियम का पालन करें। उनसे नियम का पालन करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नियमों की बात करें तो वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप सुबह 8 बजे के से पहले और शाम 7 बजे के बाद आप रिकवरी के लिए फ़ोन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं रिकवरी के लिए, आप डरा नहीं सकते, आप धमका नहीं सकते, आप कोई ऐसे टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे एक मेंटल प्रेशर हो, मेंटल हरासमेंट हो आपके लोन के लिए। आप जो निजी डेटा लेते हैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोगों के रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर सकते। आप उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले सकते। आप किसी भी आपत्ति जो निजी डेटा है उसका कोई भी गलत मिसयूज़ करके कोई भी आपत्तिजनक मैसेज जो है आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकते। ये हमने देखा है कि बहुत से रिकवरी एजेंट्स बहुत ही लो और शैलो टैक्टिक्स पे गिरते हैं और इससे लोग इतने हैरास होते हैं कि कुछ हमने सुसाइड के केस भी देखे। तो ये जो सर्कुलर है, ये जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का एक बहुत बड़ा असर है दीपक। बिल्कुल, तो ये अहम बातें थी आरबीआई की गाइडलाइन की जो अभी एकता सूरी ने बताया। हालांकि आज हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि ये जो वसूली करने के लिए लोग जाते हैं, जो लोग घरों में रिकवरी एजेंट बनकर जाते हैं, वो हैं भी कि नहीं, उसको कैसे जांचा जाए और आखिर इनकी रोकथाम का क्या तरीका है। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सेव देम इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रवीण कलाईसेल्वन, सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन और एकता सूरी को तो अभी आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्या अहम बातें हैं आरबीआई की गाइडलाइन की। हालांकि सबसे पहले अब प्रवीण आपके पास आते हैं और समझना चाहते हैं कि हमने इस पूरे शो में जो मेन फोकस रखा है वो वसूली गैंग पर रखा है, क्योंकि वसूली गैंग ने एक आम आदमी की नाक में दम करके रखा हुआ है। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है और जैसे चाहें वैसे ये घर पर पहुंच जाते हैं। कभी रात में 10 बजे पहुंच जाते हैं, कभी सुबह सुबह कॉल आ जाती हैं। आप कॉल देखिए, मैसेजेस देखिए, व्हाट्सएप देखिए, भरा पड़ा है रिकवरी एजेंट का। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि जो लेंडिंग कंपनियां होती हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं, वो किस आधार पर एजेंट को हायर करते हैं? क्या बेंचमार्क इनका होता है? पहला हायरिंग करने से पहले बैंक वेरीफाई करना चाहिए कि उनके पास डीआरए सर्टिफिकेट है कि नहीं। सो मोस्ट ऑफ द बैंक के साथ या लेंडिंग एप्स रेगुलेटेड एंटिटी है, इनके पास डीआरए सर्टिफिकेट्स नहीं होते। सो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया नहीं जा सकता। सो इन दैट वे इनको पता नहीं है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे बातें करना चाहिए। इनको तो बिल्कुल उसका ट्रेनिंग नहीं मिला जाता है। सो इसके कारण रिकवरी एजेंट क्या सोचता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, बस एक रिकवरी, एक कमीशंस के लिए हम कुछ भी करेंगे। सो डराने का, धमकाने का, पुलिस तुम्हारे घर पे आ जाएगा, पुलिस तुम्हारे ऊपर 420 का केस फाइल किया है, उसके बाद तुम्हें कोर्ट पर आना पड़ेगा। सो ऐसा काफ़ी सारा डरा धमका के वसूली करना इनका मोडस ऑपरेंडी है। ओके,
And तो उसके प्लीज बोलिए। उसके बाद कैसा होता है, किसी के घर पे कोई भी अनटाइम पे जाना आफ्टर 8 o'clock 9 o'clock, उसके बाद किसी को भी कोई भी टाइम पर कॉल्स करना, आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करना, ये सब पूरा अनएथिकल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ परेशानी लोग झेलते हैं। आम लोग जो छोटे मोटे लोन ले लेते हैं या जो बड़े लोन भी लेते हैं, अगर ईएमआई मिस हो गई या किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो ये रिकवरी एजेंट लोगों को परेशान करके रख देते हैं। हमारे साथ खुशबू भी हैं, खुशबू से बात करते हैं। खुशबू, ये बताइए कि जो रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की भी है, वो तो उनके लिए है ना जो आरबीआई में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या तो उनसे मिलती है जो रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। जैसे आप देखिए फेसबुक पे या डिजिटल जो ऐप होते हैं, जो लैंडिंग ऐप्स होते हैं, जो छोटी रकम को देते हैं, उनके रिकवरी एजेंट तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, कई मैसेजेस भेजते हैं, कांटेक्ट में उनके परिवार वालों को फ़ोन करते हैं, उनकी तस्वीरें मॉफ करके फिर उसको मतलब एक तरह से लोगों को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि लोग सुसाइड कर लें। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इन पर लगाम कैसे लगे जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं? जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं तो रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उनके ऊपर उनको गवर्न करना या उनके ऊपर रेगुलेट करना बहुत आसान है, बट प्रॉब्लम आ रही है अनरेगुलेटेड एंटिटीज की। और ये जो अनरेगुलेटेड एंटिटीज है, ये जो ओरिजिनेट करती है यूजुअली आउट ऑफ इंडिया से अल्टीरियर मोटिव्स के कारण, और जो हमारे इंडिया में जो थोड़ा सा जो एक लूप होल है, उस लूप होल को मिसयूज करते हुए इन्होंने इस लेंडिंग ऐप को शुरू कर दिया है। दूसरी चीज जो इनको श्रेय देती है वो इंटरनेट की जो एक गोपनीयता है, कि इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती है, कितने लोग इन्वॉल्व है वो नहीं पता चल पाता है, जो इनको श्रेय देता है कि ये इस चीज को और बढ़ावा दे और क्राइम को कमिट करते रहे या और बड़े लार्जर स्केल पे करते रहे। बिकॉज जिनको आप और मैं देख रहे हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं कि जो रिकवरी एजेंट्स है, इनको इन रियलिटी पता ही नहीं होता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया। इनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एज एन एम्प्लॉय, ये उस चीज को करते हैं और उनको बोला जाता है ये बिल्कुल सही है, आप ये कीजिए और आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है। बट अगर हम देखें तो आपको इन रिकवरी एजेंट्स के साथ साथ आपको उस बड़े नेक्सस को पकड़ने की जरूरत है जो ऑपरेट कर रहा है, जो लार्जर, अगर आप देखेंगे तो इंडिया से ऑपरेट नहीं कर रहा है, जो बाहर की कंट्रीज से ऑपरेट कर रहा है और उनके पास में लार्जर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स जा रहा है। जिनको हम देख रहे हैं वो एक छोटे छोटे रिकवरी एजेंट्स है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या वो गलत है, उनको भी पकड़ना चाहिए, बट आई थिंक अनरेगुलेटेड एंटिटीज है वो बहुत लार्जर स्पेस पे इवॉल्व करती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आई थिंक प्रवीण भी मुझसे एग्री करेंगे, समझने के लिए कि होता क्या है। आपको और मुझे कल कोई ऐप खोलनी है तो हमको गूगल पे एक बहुत छोटा सा अमाउंट का एक फी पे करना है और हम एक डिजिटल लैंडिंग ऐप खोल देंगे। दूसरी चीज, जैसे आप ऐप खोलते हैं तो आपको कोई आपकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से किसी भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे वेयर अबाउट्स नहीं पता है गूगल को, तो कल से अगर कोई क्राइम होता है, लेट्स से कोई विक्टिम है जो कंप्लेन करेगा, तो वो कंप्लेन कहाँ पे करेगा? और वो कंप्लेन करता है तो पुलिस जाती है जब गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म के पास में और उनसे बोलती है कि ये जो ऐप है इनके खिलाफ आई है, तो आप हमें इनके डिटेल्स दे। तो बहुत बार उनके पास में डिटेल्स नहीं होती है। तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ओवरऑल नेक्सस को पकड़ने की जरूरत होगी, बिकॉज एक छोटे फ्रैक्शन को पकड़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप चार अनरेगुलेटेड एंटिटीज आज बंद करेंगे, कल 50 और खुल जाती है, परसों 500 और खुल जाती है, और अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 200 से 300 आप जस्ट इंस्टेंट लोन ऐप, लोन, डिजिटल लोन आप टाइप करेंगे तो आपको हजारों के मात्रा में आपको लिंक्स मिलेगी जहां से आप इजीली लोन डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका कोलैटरल सिर्फ होता है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी फोन गैलरी और आपका आधार एंड पैन कार्ड। उसके बाद में जो मोडस ऑपरेंडी चलती है, आई थिंक वो हम सबको पता है, हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोगों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया। इनका हरासमेंट हैज रीच टू दैट मच ऑफ अ लेवल। तो आई थिंक ओवरऑल हमको सारी चीजों को पकड़ने की जरूरत है। आप सिर्फ एक रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर गाइडलाइंस लाके काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, सिर्फ जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उन पर गाइडलाइन लाकर काम नहीं हो पाएगा। बहुत सही बात आपने कही। लंबे समय से हम भी इस मुहिम के ज़रिए, ऑपरेशन हफ्ता वसूली के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फर्जी लैंडिंग ऐप्स हैं, ये जो फर्जी कंपनियां हैं जो लोगों को हैरेश करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, उन पर लगाम लग सके। प्रवीण, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पहले हम देखते थे कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखती थी, जैसे कि टोल फ्री नंबर से कॉल आते थे या लैंडलाइन नंबर से कॉल आते थे या मैसेजेस भी आते थे, तो पता लगता था कि शायद
ऑथराइज्ड हैं। लेकिन अब जो मैसेज आते हैं, अब जो कॉल्स आती हैं, अननोन किसी फ़ोन नंबर से कॉल आती हैं, या किसी भी नॉर्मल आप देख सकते हैं व्हाट्सएप से भी नॉर्मल किसी मोबाइल नंबर से कॉल आती हैं, और फ़ोन उठाते, आपको लगता है कि मोबाइल नंबर है किसी का होगा, आप जब फ़ोन उठाते हैं तो पता चलता है उधर से कोई लैंडिंग ऐप वाला है, और उसके बाद जो अभद्रताएं होती हैं। तो एक आम आदमी पता कैसे चले कि जो फ़ोन कर रहा है, जो आपके दरवाजे पर आया है, वो एक्चुअली में रिकवरी एजेंट ही है? देखिए, इफ़ तुम्हारे घर के दरवाजे पे या कोई कस्टमर के घर के दरवाजे पे कोई आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कस्टमर को घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। उनसे पहले आईडी कार्ड पूछिए, ओके, क्या ऑथराइजेशन लेटर लेकर आए हैं, वो पहले रीड करिए। वैसा इफ़ इन केस ये रिकवरी एजेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, देन दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द नोडल ऑफिसर के पास भी लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पुलिस स्टेशन पे भी दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। एंड उसके बाद जैसे कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरीज है, ओके, जैसे कि ये व्हाट्सएप से कॉल करने का, ऑल दोज थिंग्स, ये पहला जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनको पहला गाइडलाइंस पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सनल नंबर से किसी को, कोई भी रिकवरी एजेंट कोई कस्टमर को हरास नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली व्हाट्सएप कॉल करना मना है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए कस्टमर कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, कुछ प्रूफ्स एज एविडेंस रखना चाहता है वो भी नहीं रख सकता है। सो आजकल मोस्ट ऑफ द रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पर धमकाना, उसके व्हाट्सएप मीन्स जो कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स है उनको धमकाना, ये सब काफ़ी नॉर्मल हो चुका है आजकल। सो इसके लिए जो भी है टेलीकॉम रेगुलेटरी है, इनको नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए नंबर्स प्रोवाइड ना किया जाए। बिल्कुल, लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खुशबू, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सरकारें, एजेंसियां गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन फर्जी ऐप्स हर बार उसके एक आगे का रास्ता खोज लेते हैं, या कहें कि एजेंट्स उसका तोड़ निकाल लेते हैं। ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो कि एक आम आदमी को ये पता चल सके कि ये जो ऐप है ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पूरे फर्जीवाड़े का अंत, हालांकि काफ़ी कुछ आपने बताया, लेकिन एक आम आदमी कैसे समझे कि हमें सही जगह से लोन लेना है और गलत जगह से बचना है? इसी को लेकर आरबीआई ने अपना जो गाइडलाइन निकाला है उसके एक पोर्शन में लिखा है कि इस पे भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो ये है कि जितनी एंटिटीज रजिस्टर्ड होगी, जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज होगी, उनको एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर जब उनकी ऐप पे वहां पे जो विजिबल होगा, उसका मतलब है वो रेगुलेटेड एंटिटीज है, ये ऑथराइज्ड एंटिटीज है आरबीआई की तरफ से, और इनसे लोन लेना सुरक्षित है। पर मैं फिर से बात आ रही हूँ कि रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, एनफोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसको जरूरत होती है उसको अगर आसानी से कहीं से लोन मिल रहा है तो वो जनता लोन वहां से ले लेगी। तो मैं बोल रही हूँ, आप यहाँ पे जनता के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? आप जिन प्रोवाइडर्स हैं, आप जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी ऐप स्टोर्स हैं, आप उनको ये गाइडलाइंस क्यों नहीं दे देते कि आप इन एप्स, आपके ऊपर अगर इंडिया में लोन देना गैर कानूनी है, अगर उनके पास में ये चीजें नहीं है, तो अगर उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है आरबीआई की तरफ से, या अप्रूवल्स नहीं है आरबीआई की तरफ से, या आरबीआई अपनी खुद की एक लिस्ट दे दे कि ये हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज है जो इंडिया में लोन दे सकती है, तो आप उनको, अगर उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं, तो देन आप उनको रजिस्टर, आप उनको इंडिया के एटलीस्ट जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट ही मत होने दीजिए। तो ये तो प्रावधान आप ला सकते हैं। सारी दुनिया में इस तरीके के प्रावधान होते हैं कि जो एंटिटीज उनके लॉज के हिसाब से नहीं चलती है, वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं मिलते हैं। जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जीडीपीआर है यूरोप में, तो जो जीडीपीआर की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होता है, वो आप उन जुरिस्डिक्शन में आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो हम लार्जर इशू पे क्यों नहीं रखते? बिकॉज जनता जहां पे, जब आप नीड में है, अवेयरनेस हो सकता है, हाँ, आप बोल सकते हैं कि आप लिस्ट देख ले और इसके हिसाब से हो सकता है, पर जब जो नीड में होता है उसको उस टाइम पे सिर्फ उस नीड को कंप्लीट करने का मन करता है, उसको और कोई चीज नहीं दिखती, उसको लगता है हाँ अभी मुझे लोन मिल रहा है तो मुझे लेना चाहिए। मैं फिर भी बोलूंगी कि लोगों को सतर्कता से करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप लार्जर उसमें देखो कि ये एग्जिस्ट ही ना करे इस तरीके से कि लोगों के पास में ऑप्शन ही ना हो वहां पर जाने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल। यानी आपका कहना है कि जैसे गूगल है या फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, जहां से लोगों को इस तरह के ऐड दिखते हैं या जहां से वो उस ऐप तक जाते हैं, उसी जगह पर कोई फिल्टर लगा दिया जाए जिससे जनता वहां पहुंचे ना पाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज जो मैंने बोली आपको, जो दूसरी चीज आई थिंक प्रवीण जी बात कर रहे थे, उस पर भी मुझे इंटरवीन करना है कि ये जो डिजिटल लैंडिंग एप्स है और इनके जो
एजेंट्स हैं, ये लोग सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपको अगर आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, इतनी फॉर्ज्ड आइडेंटिटी कार्ड्स यूज होती है। मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स आते हैं लोगों के, जो वो दिखाते हैं कि हमें सीबीआई से आ रहा है और उन्होंने सीबीआई में भी कंप्लेन कर दिया और उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि वो सीबीआई से हैं। मतलब आई कैन शो यू, इतने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। ये लोग फोर्ज तरीके से, अगर आपको आपका फोटोग्राफ लेकर ये लोग मॉर्फ करके सेंड कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये किसी आइडेंटिटी, ऑफिशियल आइडेंटिटी को मॉर्फ नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप देखें तो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी बहुत सारा क्राइम है, राइट फ्रॉम चीटिंग टू हरासमेंट टू वायलेशन ऑफ प्रिवेसी नॉर्म्स ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम तीसरा आ जाता है कि ये फॉर्ज करते हैं पिक्चर्स को और ये इमिटेट करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स को। तो ये सारी चीजें देखें तो ये बहुत ही सीरियस क्राइम्स जो है ये कमिट किए जा रहे हैं, और एक नॉर्मल जनता इस चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। इस चीज को समझना, सतर्कता जरूरी है, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई के साथ साथ बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट है और डिपार्टमेंट्स है और एजेंसीज है, उन सबको इसको लेकर एक साथ में मिलकर एक कोई सॉल्यूशन लाने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही और वाजिब भी आपकी बात है कि अगर हम फिल्टर ऊपर ही लगा दें तो नीचे तक, लोगों तक वो पहुंचेगा ही कैसे। प्रवीण, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, एक्चुअली जो रिकवरी एजेंट हैं, किसी बैंक ने ऑथराइज्ड रिकवरी एजेंट को तय किया है, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, किस तरह से इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और कौन इनको अधिकार देता है कि ये लोगों के घर पर जाएं और उनसे रिकवरी के लिए बात करें? क्या प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी रिकवरी एजेंट्स बनना है, दे विल फिल अ फॉर्म इन बैंक। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि 8 बजे से लेकर 7 बजे, रात 8 बजे से लेकर 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं करना है, उसके बीच में कोई कॉल नहीं करना है। उसके बाद कोई कस्टमर को अराज नहीं करना है, किसी को धमकियां नहीं देना है। उसके बाद कस्टमर को कैसा रेस्पेक्ट किया जाए, यही इनका पूरा ट्रेनिंग्स होता है। जब बैंक्स किसी को भी, कोई भी रिकवरी एजेंट को किसी के घर पे बेचते हैं, जैसे कि फॉर द रिकवरी, सो जो भी रिकवरी एजेंट जा रहा है, ही शुड रिप्रेजेंट वेरी वेल। ओके, उनको पहला आईडी कार्ड बताए, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स कोई भी हो, ओके, उनको फैमिली मेंबर्स को उनका लोन के बारे में डिस्क्लोज ना करना चाहिए। एंड उसके बाद इफ इन केस वो कस्टमर घर पे ना हो, उसके घर पे उनके कोई रिलेटिव है, उनके फैमिली है, कोई भी है, उनको बस यही कहना है कि XYZ पर्सन आने के बाद हमें कॉल करने बोलिए। उनको ये तक नहीं बताना चाहिए कि कौन से बैंक से आए हैं, किस पर्पस के लिए आए। यही रूल्स एंड रेगुलेशन अपना हमारा आरबीआई गाइडलाइंस बोलता है। उसके बाद आज के सिचुएशंस में क्या हो रहा है, काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट लाइक कस्टमर को हरास कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे पास एक विक्टिम आए थे, लाइक एजुकेशन लोन लेकर। काफ़ी सारा हरासमेंट फेस करने के बाद उनके नेबर्स को अब्यूज़ किए रिकवरी एजेंट ने। उसके बाद वो विक्टिम सुसाइड कर लिया। सो वो इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये पता चला कि काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट उनके नेबर्स को भी जाके हरास कर रहे, उनके नेबर को परेशान कर रहे हैं। सो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, ये जब रुका जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका रिकवरी भी कुछ अच्छे तरीके से। तो रिकवरी एजेंट का घर जाने का अधिकार रहता है? जी हाँ, ओके, बट बैंक के अप्रूवल के बाद ही घर जाने का मतलब उनके पास अथॉरिटी लेटर होगा बैंक का, तभी वो घर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते? नहीं तो नहीं जा सकते। ये एक समझने वाली बात है कि अगर आपके घर पे भी कोई रिकवरी एजेंट बनकर आता है या असल में भी आता है, तो आप उससे कागज जरूर पूछिए, अथॉरिटी लेटर पूछिए बैंक का कि उसने दिया है तभी भेजा है या वो ऐसे ही आया है, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। खुशबू, मेरा एक और सवाल आपसे ये होगा कि अगर रिकवरी एजेंट परेशान करता है, अभद्रता करता है, जैसे इन्होंने प्रवीण ने बताया कि नेबर्स को भी परेशान करता है, नेबर्स को भी दिक्कत देता है, तो एक आम आदमी के पास क्या विकल्प बचता है, वो क्या करे? पहली बात तो रिकवरी एजेंट्स के पास अगर आपके घर आता है, तो मुझे तो इस पे भी डाउट है कि रिकवरी एजेंट्स वसूली के लिए आपके घर आ सकते हैं, बिकॉज एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उनको उस तरीके से करना होगा। बट अगर आते हैं और आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं या गलत टाइमिंग पे आते हैं, तो पहली बात तो आप अगर टाइमिंग पे नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रेसपासिंग का केस उन पे लगा सकते हैं। दूसरा, अगर उनके साथ में आप अभद्र बिहेव कर रहे हैं या आप उनकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप cybercrime.gov.in
cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है या आपको हरास किया जा रहा है इनकी तरफ से, उनकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और उन लोगों की डिटेल्स दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कोई आईडी लाए हैं जो फॉर्ज्ड आईडी है या किसी को इमिटेट कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी डाउट है तो आप उनसे उनकी भी कॉपी ले लें और वो भी वहाँ पे आप स्कैन कॉपी आप जमा कर दें। जितना हो सकता है उस तरीके से आप इन चीजों को करें ताकि आई थिंक ये स्पेस थोड़ी रेगुलेट हो जाए। दूसरी चीज है जो रिकवरी एजेंट्स है, ये आरबीआई जो नई गाइडलाइंस है ये बोलती है कि जितनी रेगुलेटेड एंटिटीज है इनको अपने रिकवरी एजेंट्स की लिस्ट पहले से बताकर रखनी होगी कि ये इनका रिकवरी एजेंट्स है, ताकि इनको गवर्न किया जाए। अगर ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हैं या ये कोई मिसबिहेव करते हैं तो इनके ऊपर एक्शन ली जाए, प्लस रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर एक्शन ली जाए, बिकॉज ये उन्हीं के एजेंट्स है। तो जो भी चीज अगर रिकवरी एजेंट करता है आपके साथ में, वो ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी कर रहा है जिससे आपने लोन लिया है, तो वो एंटिटी भी लायबल है इस क्राइम को लेकर। जैसे कि अगर कोई इंश्योरेंस, हम सब एक और छोटी सी बात मैं समझना चाहूंगा कि अगर कोई रिकवरी एजेंट घर पर जाता है तो घर पर जाने का समय क्या है? क्या समय सीमा दी गई है कि आप इतने समय से इतने समय तक घर पर जा सकते हैं? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मिस करूंगी बिकॉज मुझे ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि आप रिकवरी एजेंट घर पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो आई हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दैट। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल, यानी इस पर हम और अपडेट आपको देंगे क्योंकि लगातार हमारी ये मुहिम हमारी लगातार जारी है। जिस तरह से आम आदमी को लोग परेशान करते हैं, लोग क्या कहेंगे कि ये जो रिकवरी एजेंट है या फर्जी रिकवरी एजेंट है, ये आप कैसे पता करें, इसको लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पर अगर आपको भी कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, तो आपके पास एक नहीं तमाम अधिकार हैं। आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। घर पर आप उसको एंटरटेन नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर उसके पास अथॉरिटी लेटर है बैंक का तो आप उसको एंटरटेन करिए, लेकिन बड़ी शालीनता से वो आपसे बात करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करेगा। और बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है कि कोई आपके घर पर आए, आपको फोन करे और आपको मैसेजेस भेज के आपको बदतमीजी करे, आपसे अभद्रता करे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये जो मुहिम है इसका अंत तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और ये लगातार जारी है और हम इस पर लगातार शोज करते रहेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि संस्थाएं हरकत में आ रही हैं, आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है और सेबी ने भी तमाम इसके लिए रास्ते निकाले हुए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सतर्क रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रवीण आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू आपका, और एकता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए।